डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हाई कोर्ट। क्या करेंगे? हाई कोर्ट। ठीक है। हाई कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। जो हमारी न्याय प्रणाली है कैसी है? एकीकृत न्याय प्रणाली है। कैसी है? एकीकृत न्याय प्रणाली। यानी कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है। और सारे के सारे जैसे सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे उसके अंडर में होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंडर में जितने भी जिला सत्र न्यायालय हैं सारे के सारे उसके अंडर में होते हैं। ठीक है। तो जो उच्च न्यायालय है वो संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 में उसका वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक किसका वर्णन है? हाई कोर्ट का वर्णन है। ठीक है। तो देखो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं हमारे देश में? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। पहले 7 होते थे। अब जैसे जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उसका एक हाई कोर्ट होता था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म किया, हाई कोर्ट कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेशों में? 2 में, एक जम्मू कश्मीर में और एक दिल्ली में। ठीक है। जम्मू कश्मीर और दिल्ली 2 केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट हो गए हैं। और कितने हाई कोर्ट है अपने? 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट हैं? पूरे देश में 25 हाई कोर्ट है। 28 राज्य हैं और 25 हाई कोर्ट है। तो जो अनुच्छेद 214 क्या बताता है कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद जो अनुच्छेद 216 है वो क्या बताता है? हाई कोर्ट का गठन बताता है। क्या बताता है? गठन, हाई कोर्ट का गठन। उसके बाद अनुच्छेद 231 क्या कहता है कि भाई जैसे जो हाई कोर्ट है 2 राज्य है उनके लिए, 2 या 2 से अधिक राज्य है उनके लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था हो सकती है। जैसे अपना हरियाणा है, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? पंजाब और हरियाणा दोनों की। ठीक है। तो हरियाणा के लिए भी वही हाई कोर्ट है, पंजाब के लिए भी वही हाई कोर्ट है और चंडीगढ़ के लिए भी वही हाई कोर्ट है। यानी कि 2 तो अपने राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यानी कि 3 स्टेट हो गए इस टाइप में। तो 3 स्टेट के लिए क्या हो गया? एक हाई कोर्ट हो गया। तो ये अनुच्छेद 231 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य होते हैं उनके लिए एक हाई कोर्ट का गठन भी हो सकता है। ठीक है। अब ये जो मैंने नीचे दे रखे हैं जिसमें जिन राज्यों के एक हाई कोर्ट है, जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। इसमें देखो इस असम है, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। इनके लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था है। किनके लिए? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मुंबई उच्च न्यायालय है, इसके अंदर भी देखो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। ठीक है। इनके लिए भी एक हाई कोर्ट की व्यवस्था है। ये कौन सा है? मुंबई उच्च न्यायालय। उसके बाद देखो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, यहाँ पंजाब और हरियाणा और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, इनके लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। ठीक है भाई। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था ली गई है वो कहां से ली गई है? यूएसए से। कहां से ली गई है? हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था ली गई है। उसके बाद हाई कोर्ट, जैसे देखो अपने मैं बताया था भी, हाई कोर्ट अपने देश में कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और जो हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई थी, कि व्यवस्था कब की गई थी? 1861 का अधिनियम लाया गया था, उसके तहत हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। तो अधिनियम लाया गया 1861 में, और जो हाई कोर्ट 1862 में स्थापित हो गए। उसके बाद 1935 में सुधार लाया गया। ठीक है। तो 1862 में जो सबसे पहले 3 हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई थी, गठन किया गया था। कौन कौन सा? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। आज कलकत्ता का क्या नाम है? कोलकाता है। बंबई का क्या नाम है? मुंबई है। मद्रास का क्या नाम है? मुंबई। सॉरी, मद्रास का नाम है चेन्नई। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो इन तीनों हाई कोर्ट की जो है स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। अब मैंने बताया था जो केंद्र शासित प्रदेश है पहले दिल्ली में ही हुआ करता था, उसके बाद जम्मू कश्मीर
कि जो धारा 370 में बी हटा दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अब वहां पर भी हाई कोर्ट जो केंद्र शासित प्रदेश का बन गया है। तो अब हमारे पास 23 स्टेट के हाई कोर्ट हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट हैं। आगे देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, किसी राज्य में कितने न्यायाधीश होने चाहिए, राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्धारित करते हैं और आधार क्या है उनका, जनसंख्या मुकदमों की संख्या के आधार पर। यानी कि जो उच्च न्यायालय है उसमें कितने न्यायाधीश होने चाहिए, है ना। तो ये कब किस पर निर्धारित करेगा, भाई उस राज्य की जनसंख्या कितनी है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, यूपी की है। किसकी है, यूपी की है। तो वहां पर न्यायाधीशों की सबसे ज्यादा संख्या है यूपी में, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा होगी तो भाई मुकदमे भी ज्यादा होंगे, है ना। तो राष्ट्रपति अपने विवेक पर ये देखता है भाई यहाँ न्यायालयों की जो न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो सबसे कम किसमें है, सिक्किम में। सबसे कम कितनी है, सबसे ज्यादा जो न्यायाधीश हैं उत्तर प्रदेश में और सबसे कम है सिक्किम में, 3 न्यायाधीश वहां पर। नियुक्ति देखो कैसी होती है भाई, अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, 217 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति किन की सलाह लेते हैं, नियुक्ति करते हैं। सलाह किस किस की लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए एससी के सीजीआई से सलाह लेते हैं। अगर उन राष्ट्रपति महोदय को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो किससे सलाह लेंगे, सीजीआई। सीजीआई का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या नाम उनका, संजीव खन्ना। क्या नाम है, संजीव खन्ना। अपने अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना। ठीक है, और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के लिए किससे सलाह लेंगे, वही सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से। ठीक है, उसके बाद जो राज्यों के राज्यपाल हैं उनसे भी सलाह ली जाती है। तो जब हरियाणा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं तो क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और राज्यों के राज्यपाल दोनों से सलाह लेकर के फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब जो न्यायाधीश है उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए हाई कोर्ट के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए और भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर हो या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यानी कि भारत के किसी भी न्यायालय में वहां 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, न्यायाधीश के पद पर कार्यरत होना चाहिए, कार्य का अनुभव होना चाहिए। या फिर भाई 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो, यानी कि वकील हो। किसी भी भारत के किसी भी जो उच्च न्यायालय है उसमें 10 साल के लिए उसने क्या की हो, वकालत की हो, वकील किया हो। ठीक है, अब 42वें संशोधन में क्या कर दिया गया, तो राष्ट्रपति के नजर में विधिवेत्ता हो, यानी कि प्रसिद्ध कानून का जानकार होना चाहिए। राष्ट्रपति अगर ये दोनों शर्त पूरी भी नहीं करते हैं लेकिन राष्ट्रपति महोदय को ये लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा कानून का जानकार है और वो उसको हाई कोर्ट का जज निर्धारित कर सकता है। ठीक है, उसका ये तो हो गया नियुक्ति संबंधी बात। उसके बाद देखो शपथ। शपथ क्या होती है, पद की शपथ जब हम कोई पद पर कार्य ग्रहण करते हैं तो हम उस पद के लिए शपथ करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं, उच्च न्यायाधीशों को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ये ध्यान रखना है। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं और शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। अपने हरियाणा के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, कार्यकाल कितना है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल होता है 65 ईयर्स, 65 साल। लेकिन हाई कोर्ट के जज हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 62 ईयर्स, 62 साल तक वो काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने साल तक कर सकते हैं, 65 साल तक। अब त्याग पत्र देने की बात हो, जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको शपथ बेशक से राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र देना है, काम करने का दिल नहीं करता, उनको नौकरी छोड़नी है, तो किसको त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति महोदय। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी किसको त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र दे देंगे। पद से हटाना, अब जैसे मान लो भाई कोई कदाचार से में लिप्त पाया जाता है, असंवैधानिक काम करता है ना, उसको पद से हटाया कैसे जाए। ठीक है, तो पद से हटाना क्या है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश समय से पूर्व भी हटा जा सकता है। यह प्रक्रिया काफी जटिल है।
ठीक है। तो इसमें क्या है, कदाचार, बुरे व्यवहार, असमर्थता यानी कि भाई काम करने में असमर्थ हो जाए, ठीक है, तो उन्हें हटाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें लोकसभा या राज्यसभा कोई सा भी सदन हो उसमें विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 245 है, लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं, ठीक है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है हटाने का तो 543 का 2/3 बहुमत, 543 का 2/3 बहुमत। अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो 245 का 2/3 बहुमत। एक तो ये बहुमत हो गया। उसके बाद दूसरा बहुमत, जिस दिन जो उपस्थित है उनका 2/3 बहुमत, वही लोकसभा और राज्यसभा में। तो पहले जैसे लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा में पास होगा, उसके बाद कहा जाएगा पास होने के लिए राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो न्यायाधीश को वहां से अपने पद से हटना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, महाभियोग, क्या बोलते हैं, महाभियोग, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यायाधीशों को हटा सकता और कोई भी तरीका इनको हटाने का नहीं है, ठीक है। स्थानांतरण देखो, स्थानांतरण का संविधान की धारा 222 के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्च न्यायालय से, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह ले, मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर के उनको एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब वो ट्रांसफर होंगे तो जब वो ट्रांसफर होते हैं तो उनको भत्ते मिलते हैं, भाई आने जाने का खर्चा है, मकान शिफ्ट करना है, कहीं जाना है, तो जितना भी जितने संसद द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो सारे के सारे भत्ते, प्रतीकात्मक भत्ते बोलते हैं, वो उनको देने होते हैं। उसके बाद न्यायाधीशों का वेतन है उसको बढ़ा जाते हैं। तो वेतन भत्ते क्या है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं भाई 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए, ये तो वेतन है। उसके बाद और भी अन्य वेतन है, रहने के लिए मकान मिलता है, ठीक है, तो और काफी सारे के वेतन के अलावा भत्ते मिलते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य न्यायाधीश का है, ठीक है। और जो अन्य न्यायाधीश है उनको मिलता है 2,25,000 और अन्य भत्ते। तो ये हाई कोर्ट के जज, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश का वेतन है। अब उनके बाद देखो सेवानिवृत्ति हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, उनके बाद वो क्या कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया है कि जहां जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर हुए हैं तो वहां पर वो वकालत नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसका हाई कोर्ट का तो सारा ज्ञान होता है, इसलिए वहां पर वो प्रतिबंध लगा देता है। संविधान की धारा 220 न्यायाधीश को उसी न्यायालय में वकालत करने से रोकती है जहां वह सेवानिवृत्त हुआ हो, वह उच्चतम न्यायालय में या और किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, और किसी न्यायालय में वकालत करने की उसको छूट होती है। उसके बाद देखो उच्च न्यायालयों का अक्षेत्राधिकार, भाई उनका काम क्या है, अधिकार क्षेत्र का कार्य क्या है उनके। एक तो पहला है प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार, तो एक होता है दीवानी मुकदमा और एक होता है फौजदारी मुकदमा। और ये दीवानी और फौजदारी मुकदमे सीधे हाई कोर्ट में नहीं आ सकते, ये पहले कहाँ जाएंगे, जिला व सत्र न्यायालय में, लोअर कोर्ट में जाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर कोलकाता, बंबई और चेन्नई, यहाँ के जो हाई कोर्ट है, तो जो बड़े मामले होते हैं यहाँ पर वो दीवानी और फौजदारी के मुकदमे पहली बार में सुन सकते हैं। ध्यान रखना, 3 हाई कोर्ट कौन से, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये सीधे दीवानी और फौजदारी के मुकदमे सीधे तौर पर सुन सकते हैं, ठीक है। और दूसरे राज्यों में उसके अधीनस्थ न्यायालय में, जो उसके अंडर में, जैसे अपना हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट है, उसके अंडर में जैसे भाई रोहतक का हाई कोर्ट हो गया, झज्जर का हाई कोर्ट हो गया, अम्बाड़ा का हो गया, करनाल का हो गया, तो वहां पर वो मुकदमे सुनवाई होंगे। सीधे कहाँ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो सीधे उसके अंडर में जो न्यायालय चल रहे हैं वहां पर वो मुकदमे सुने जाएंगे। अपीलीय अधिकार, जैसे मैंने भाई जो लोअर कोर्ट है, जिला व सत्र न्यायालय है ना, उसमें दीवानी मामले हैं, जैसे फौजदारी मामले हैं, उसमें जो सत्र न्यायाधीश के न्याय ने जो निर्णय दिए हैं उसकी अपील हम कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में। कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में, ठीक है। दीवानी में अपीलों में जो प्रश्न है वो उलझा होना चाहिए, ज्यादा पेचीदा प्रश्न हो तो उसमें हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय में अब जैसे मान लो उच्च न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया और आप उससे संतुष्ट नहीं हो, नहीं मैं तो ये अच्छा फैसला नहीं लगा, तो आप एक न्यायालय के बजाय 2 न्यायालयों की बेंच में अपील कर सकते हैं उसी हाई कोर्ट में। भाई मैं एक जज के फैसले को नहीं मानता, मुझे जो 2-3 न्यायालय है ना, जो न्यायाधीश है उनके फैसले की जरूरत है, तो आप उसमें अपील कर सकते हो, मुझे 2 न्यायाधीश या 3 न्यायाधीश की जो बेंच है उसमें मैं अपील करूँ। तो एक ही हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध आप उसी कोर्ट में 2 न्यायाधीशों की बेंच में आप अपील कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद फौजदारी मामलों में, फौजदारी मामले क्या होता है कि 70 जो न्यायाधीश है
न्यायालय सॉरी, ठीक है। और जैसे अपना अपना कहाँ बैठते हैं, अपना जज्जर है, अगर वहां से किसी ने मृत्युदंड दे दिया किसी न्यायालय ने, तो उसकी पुष्टि कौन करेगा, अपना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट करेगा। तो उसकी जो मृत्युदंड की पुष्टि हाई कोर्ट करेगा, तब जाकर के मानेगा, ठीक है। और जो दंडित व्यक्ति जिसको मृत्युदंड मिला है वो भी खुद भी अपील कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो किसी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कोई प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक सजा दे, मान लो जो जिला स्तर न्यायालय है 7 वर्ष की सजा देते या उससे ज्यादा देते, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। उसके बाद देखो मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकार आपको पता है कितने अधिकार, अपने 6 अधिकार है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक है, ठीक है। अगर हमें ये लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और सीधे हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। हमें ये नहीं कहा जाता आप निचली अदालत में जाएं, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार होते हैं वो हमारे संविधान में देकर व्यवस्था की गई है कि हम सीधे उनकी रक्षा के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। संविधान में उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया है। यदि किसी नागरिक को लगता है अथवा कि उसका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में, ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 के अनुसार कहां जा सकते हैं हम, उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं अगर हमारा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। अब उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, मान लो कोई पुलिस है किसी को उठा ले जाती है और उसको लगता है तो गलत गिरफ्तार कर लिया, हमने मुझे गलत तरीके से नजरबंद कर लिया है, तो आप हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए अपील डाल सकते हैं। और जो हाई कोर्ट है उसको लगता है कि ये गलत तरीके से इसको गिरफ्तार किया गया है, तो उसको आदेश दे सकता है पुलिस को इस आदमी को छोड़ दो, ठीक है। परमादेश है, ठीक है, प्रतिवर्ष अधिकार परीक्षा है और उपवेशन के जरिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये सारे के सारे ये आदेश जारी करके हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अब देखो संविधान की व्याख्या और न्यायपूर्ण रक्षण, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी संविधान की व्याख्या कर सकता है और हाई कोर्ट है वो भी संविधान की व्याख्या कर सकता है। पुनर्निरीक्षण यानी कि जो अपना उसने कुछ फैसला दिया है तो अपने फैसले को वो दोबारा से सुन करके उसमें दोबारा से अलग से फैसला दे सकता है, ठीक है। तो जैसे संसद है, संसद कानून बनाती है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट है उसको निरस्त कर सकता है कानून दे करके ये जो कानून है ये जनता के हित में या देश के हित में नहीं है। उसी प्रकार से जो हाई कोर्ट है जो अपने राज्य विधानमंडल है, जैसे अपनी विधानसभा हरियाणा विधानसभा कोई कानून बना देती है, राज्यपाल साइन कर देते हैं, कानून बन जाता है, फिर हाई कोर्ट को लगता है कि ये कानून तो जनता के खिलाफ है, तो उसकी समीक्षा करके हाई कोर्ट उस कानून को निरस्त कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय से यहाँ क्या मतलब है, यानी कि जो हाई कोर्ट अपने निर्णय देते हैं उन निर्णयों को वो लिखित तौर पे रख सकता है और वो लिखने के बाद कहाँ काम आते हैं, उसके जो अधीनस्थ न्यायालय है उनको वो दिखा करके, जैसे वैसा ही टाइप का कोई मामला है, केस है, तो वो हाई कोर्ट का निर्णय दिखा करके कह सकते हैं, मांग कर सकते हैं भाई देखो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, मेरा भी उसी प्रकार से फैसला किया जाए, तो ये अभिलेख के तौर पर उसको ऊपर रख सकता है, ठीक है। तो ये होगा अभिलेख। उसके बाद न्यायिक प्रशासन संबंधी अधिकार है, उसके और क्या अधिकार है, तो अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की सारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, उसके अंडर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबके वो क्या रखता है, अधीनस्थ कानून के ऊपर नजर रखता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी किसी भी न्यायालय का रिकॉर्ड मंगा करके उनकी जांच कर सकता है। एक अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमा मंगाकर दूसरे जो अधीनस्थ न्यायालय उनमें ट्रांसफर कर दिया, जज्जर से मंगाकर रोहतक कर दिया, रोहतक से मंगाकर करनाल कर दिया, इस प्रकार से वो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो मुकदमा उसको ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय में संविधान संबंधी मुकदमा चल रहा हो तो उसे अपने पास मंगाकर निर्णय दे सकता है। यानी कि जो हाई कोर्ट है उसको लगता है कि जो निचली अदालत है वो ठीक ढंग से सुनवाई नहीं कर रही है, तो अपने पास मुकदमा सुना ला करके उसको सुन करके वो उसका डिसीजन या फैसला दे सकता है, ठीक है। तो अधीनस्थ उसके नीचे न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय उनके जो कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति करनी है, उनका क्या शुल्क निर्धारित करना है, वो सारे के सारे काम क्या करता है, हाई कोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद राज्य विधानमंडल द्वारा कानूनों की समीक्षा करता है, यानी कि जो राज्य विधानमंडल है वो कानून बनाता है, हमने बताया था, तो उनकी समीक्षा करके वो ठीक लगते हैं तो चलेगा, अगर वो लगता है हाई कोर्ट को गलत है तो क्या कर सकता है, उसको निरस्त कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी हाई कोर्ट से संबंधित कार्य समझ में आ गए? यस सर। वेरी गुड।